आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो चलो हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री को वैसे मैंने बेसिक पढ़ा रखा है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान। तो देखिए केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं, मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। शाखा तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मुख्यतः कितनी होती है? सिर्फ 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भौतिक रसायन, दूसरी होती है कार्बनिक रसायन, और तीसरी होती है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो केमिस्ट्री में हमें 12th क्लास की केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की 3 शाखाओं के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है आपका ठोस अवस्था। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा होगा? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, अगर इसकी बेसिक वीडियो चाहिए है तो हमारे सेकंड चैनल पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए ठोस अवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिए ठोस अवस्था, इससे पहले एक छोटी सी चीज यानी एक छोटा सा शब्द है पदार्थ। शब्द छोटा सा है, वैल्यू बहुत बड़ी है। या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य होता क्या है? पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ के बारे में मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया है लेकिन फिर भी यहाँ समझाऊंगी क्योंकि मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है ठोस अवस्था। ठीक है, तो देखिए पदार्थ या द्रव्य होता क्या है? दुनिया की यानी ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है ना। ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है यानी जिसका कोई आयतन होता है या फिर जिसमें कोई द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो पदार्थ, परिभाषा की जरूरत नहीं है, यहाँ बस समझो, है ना, बात को समझो। अब पदार्थ की आ जाती है कुछ सी भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की कुछ सी भौतिक अवस्थाएं। तो देखिए पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो आपकी मेनली तो होती है, प्रमुख तो होती है 3, और अगर कुल की बात करी जाए तो होती है 5। पदार्थ की प्रमुख भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं और कुल होती हैं 5। ठीक है, कौन कौन सी होती है? सभी जानते होंगे। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, चौथी प्लाज्मा अवस्था, और 5वीं होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं किसकी? द्रव्य की या पदार्थ की। तो हमें जो बात करनी है, हमें करनी है ठोस अवस्था पर। हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट ईयर में हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके होते हैं द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, और प्लाज्मा और इसके बारे में अभी। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभी हमारा इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, ठोस अवस्था जिसमें जो अवयवी कण हैं, है ना, वो बहुत ही, उनके अंदर जो कह सकते हैं अंतरा आणविक बल। क्या कहा मैंने? अंतरा आणविक बल। एक होता है अंतरा आणविक दूरी। ठीक है, तो अगर ठोस अवस्था की बात करें हम तो ठोस अवस्था में अंतरा आणविक बल तो होता है अधिक, है ना।
अंतरण आणविक बल क्या होता है, अधिक होता है, और अंतरण आणविक दूरी यानी स्पेस की बात करें तो वो होती है कम। ठीक है, तो ठोस में ये होता है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होता है, इसकी अपेक्षा यानी ठोस की अपेक्षा जो अवयवी कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो कह सकते हैं अंतरण आणविक बल क्या होगा, ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होगा। ठीक है, अगर गैस की बात करें तो यहाँ नगण्य होता है, यानी कह सकते हैं बहुत ना के बराबर अंतरण आणविक बल होता है। ठीक है, और दूरी बहुत अधिक होती है, जस्ट अपोजिट, दूरी बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्लाज्मा की, यहाँ अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा कुछ भी नहीं है, गैस की ही आयनीकृत अवस्था है। क्या है, गैस की ही आयनीकृत अवस्था है। हमने ठोस को गर्म किया तब तक गर्म करते रहे जब तक वह द्रव अवस्था में नहीं आ गया। ठीक है, हमने द्रव अवस्था में ठोस को बदल लिया, क्या करके, गर्म करके। ठीक है, यानी उसका कह सकते हैं गलनांक पॉइंट, गलनांक बोलेंगे, जब किसी ठोस को गलाते हैं तो उसको कहते हैं गलनांक। जब द्रव अवस्था में आ गया तो हमने इसको और गर्म किया, तो वो जब तक गर्म किया जब तक वह भाप अवस्था में यानी वाष्प अवस्था में नहीं आ गया, तो उसको कहेंगे हम क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब गैस को हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें से आयन निकलना स्टार्ट हो, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गैस की आयनीकृत अवस्था ही क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। गैस की आयनीकृत अवस्था ही क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो कह सकते हैं कि ठोस का आयतन, आकार और द्रव्यमान, ठोस का आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी कोई भी चीज लाइक दिस मार्कर, इसको आप चाहे यहां रखो चाहे कहीं और रखो, ये जितनी जगह यहां गिर रहा है उतनी ही जगह दूसरी जगह भी गिरेगा। कहने का मतलब इसका जो आयतन है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आकृति की बात करी जाए तो इसका जो शेप है, ये गोलाई इसकी यानी मोटाई कम है और लंबाई ज्यादा है। शेप आप कहीं भी ले जाओ, इसका शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। द्रव्यमान जितना इसमें भार है, जितना इसमें यहाँ भार है उतना ही इसका द्रव्यमान कहीं और भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आयतन, आकार और द्रव्यमान क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आयतन, आकार और द्रव्यमान ठोस के क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। अब अगर हम कहें कि बताइए कि ठोस को ठोस के जो अवयवी कण हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ठोस के अवयवी कण, चलिए इसकी पूरी परिभाषा ही देख लेते हैं। इनका आकार, तो देखिए ठोस अवस्था की परिभाषा अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इनके अवयवी कण यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे कोई भी ठोस या कोई भी पदार्थ बना होता है, वे क्या होते हैं, इनके अवयवी कणों की जो स्थितियां होती हैं वे नियत होती हैं। क्या होती है, नियत होती है, यानी फिक्स होती हैं। अगर कोई अवयवी कण यहाँ है तो यहीं रहेगा, है ना, उठ करके कहीं और नहीं जाएगा, जैसे कि गैस में होता है या द्रव में होता है।
ठीक है, क्योंकि वो वहां क्या होता है, वहां पे स्वतंत्र होते हैं। हम कह सकते हैं देखो ठोसों को द्रवों को द्रव और गैस को तरल क्यों कहते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्रवाह क्षमता होती है। क्या होती है, प्रवाह क्षमता होती है। प्रवाह क्षमता के आधार पर हम द्रवों और गैसों को क्या कह देते हैं, तरल कहते हैं। ठीक है, और ये गुण होता किस कारण है, तो इनकी जो तरलता का गुण है वो होता है अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण। अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण क्या कहा जाता है, ठोसों और द्रवों को तरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरल कहा जाता है। ठीक है, किस आधार पर, प्रवाह क्षमता के आधार पर, है ना। और क्यों होता है, तो अणुओं की स्वतंत्र गति के कारण। अगर हम जस्ट अपोजिट इसी की ठोस की बात करें, है ना, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है कि इनके कणों की जो स्थितियां हैं वे कैसी होती हैं, नियत होती हैं, और वे केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन करते हैं। वे केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन करते हैं, यानी ये यहाँ स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब ठोसों की अगर हमें कठोरता को स्पष्ट करना है तो हम बस यही कह सकते हैं कि क्या होता है, ये केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही दोलन करते हैं, जिसके कारण हम इनको क्या कह देते हैं, ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, यह गुण जो ठोसों का कठोरता का जो गुण है वह किसके कारण होता है, यह गुण अवयवी कणों की प्रकृति और उनके बीच लगने वाले बलों पर निर्भर करता है। ठीक है, बलों पर निर्भर करता है। जिस तरीके के क्या होंगे, अवयवी कण होंगे, उसी तरीके का क्या होगा, ये फोर्स होगी, यानी एक बल होगा। ठीक है, अगर मैं इसके कुछ से गुणधर्म की बात करें तो देखो ठोसों के जो गुणधर्म होते हैं वो होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया अंतराण्विक स्थान इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और अंतराण्विक बल जो होता है वो है बहुत अधिक होता है। ये असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय का मतलब क्या है, असंपीडीय का मतलब क्या है, असंपीडीय का मतलब है कि अगर हम किसी ठोस पर कोई बाह्य बल लगाएं, है ना, यानी किसी भी सॉलिड पर अगर हम बाहरी बल लगाएं तो वह दबेंगे नहीं, यानी उनकी जो आकृति या आयतन है वो चेंज नहीं होगा कोई भी बाह्य बल लगाने पर। तो ये असंपीडीय या नगण्य संपीडीय होते हैं ना, नगण्य भी बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है कहीं कहीं, जैसे कि अभी हम देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण, तो उसमें आपको जो उदाहरण होगा रबड़ होगा और प्लास्टिक होगा, तो वहां बात अलग है। लेकिन हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये असंपीडीय होते हैं या नगण्य संपीडीय होते हैं। ठीक है, और ये बात मैंने यहाँ भी लिख रखी है, जैसे ये अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर ही क्या करते हैं, दोलन करते हैं। देखिए कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता, कोई भी टॉपिक टफ नहीं होता, बस डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको सीखने की कितनी चाह रखते हैं। तो बस ढंग से थोड़ी सी मेहनत करते रहिए और कुछ भी टफ नहीं है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर हम बात करें ठोसों का वर्गीकरण, फर्स्ट ईयर तक आपने सिर्फ ठोसों के बारे में पढ़ा होगा। अब हम यहाँ इसका वर्गीकरण भी देखेंगे। ठीक है, तो ठोसों को वैसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, पर यहाँ हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ने हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए ठोसों का वर्गीकरण, मैंने लिखा है यहाँ ठोसों का वर्गीकरण। क्या, ठोसों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किसी भी चीज का किसी न किसी आधार पर होता है। किसी भी चीज का वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं तो किसी न किसी आधार पर ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो किसी को भी कैटेगराइज करना हो तो उसको इसके आधार पर जानवरों के, इंसानों के, है ना, या फिर जो तो हम कह सकते हैं स्तनधारियों को स्तनधारियों के आधार पर, या जो सरीसृप होते हैं उनको उनके आधार पर। ठीक है, इस तरीके से हम सबको सभी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इसका भी आधार की बात करें तो देखो इसका जो आधार होता है वह होता है अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर।
अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रकृति के आधार पर मैंने क्या कहा कि हम जब ठोसों को कैटेगराइज करेंगे यानी ठोसों का वर्गीकरण करेंगे तो करेंगे उसमें उसके जो अवयवी कण हैं जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अब ये किस क्रम में रखे हुए हैं, है ना, तो उसकी क्रम्या में उसकी व्यवस्था में यानी इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो किस आधार पर है यानी उसकी प्रकृति क्या है, कह सकते हैं हम या तो हम इस तरीके से रख दें या हम ये करके ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक व्यवस्थित क्रम जैसा दिखाई देगा। जैसा अगर मैं दिखाऊं दोबारा से देखो, कुछ से अवयवी कण मैंने ठोस के इस तरीके से रख दिए, ठीक है, और लिए कि बीच वाला स्पेस है यहां रख दिया, ठीक है, और रख सकते हैं इसी तरीके से हम, तो एक क्रम दिखाई देगा आपको, एक क्रम दिखाई देगा। तो ये हो गया इसका क्रमिक व्यवस्था हो गई, ठीक है। अभी मैं इन्हीं अवयवी कणों को क्या करूं कि मैं कोई एक फिक्स क्रम ना हो करके कहीं भी कुछ भी रख दूं, कहीं भी कुछ भी रख दूं, तो यहां आप देखेंगे ये एक व्यवस्थित क्रम है और यहां कोई व्यवस्थित क्रम नहीं है, ठीक है। तो बस इसी आधार पर अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये जो क्रिस्टलीय है, ये जो क्रिस्टलीय है ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। कहां से निकला है, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के क्रुस्टोलास से निकला है, जिसका अर्थ होता है हिम, ठीक है। और अगर अक्रिस्टल की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये भी एक ग्रीक शब्द है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक शब्द, जिस कहां से निकला है, तो ये निकला है एमोरफस से, एमोरफोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है आकृति ना होना, जिसका अर्थ होता है आकृति ना होना। जैसा कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था कि कुछ अवयवी कण एक क्रम में थे जिनकी कोई फिक्स आकृति होगी, और कुछ कण जो थे वो बिखरे हुए थे जिनकी कोई फिक्स आकृति यानी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसी आधार पर हम इनको क्या कहेंगे, जो जिसका आप समझ सकते हैं, जिसका क्रमिक व्यवस्था होगी वह क्रिस्टलीय ठोस होगा और जिसकी क्रमिक व्यवस्था नहीं होगी वे क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, ठीक है। तो अब इनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा सा समझें तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। देखो अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस की बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, वैसे हम इसमें अंतर पढ़ेंगे लेकिन आप समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, और उसके बाद होता क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके जो अवयवी कण हैं वो एक दीर्घ परासी व्यवस्था में उपस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं लघु परासी व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें तो देखो क्रिस्टलीय ठोस आपके वास्तविक ठोस होते हैं, दीर्घ परासी और लघु परासी, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्रिस्टलीय ठोस को देखूं तो क्रिस्टलीय ठोस में जो क्रम होगा वो एक व्यवस्थित क्रम होगा, यानी
एक ही रेंज में होंगे इसके अवयवी कण, और ये 2 डायमेंशनल होते हैं, सॉरी 3 डायमेंशनल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 विमा में होते हैं। एक विमा ये हो गई, ठीक है। दूसरी विमा की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और अगर मैं तीसरी विमा की बात करूं तो 3 डायमेंशनल कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक है। यानी एक विमा ये हो गई, दूसरी विमा ये हो गई, और तीसरी विमा ये होगी। बात समझ आ रही है? अगर फिर से चेक देखो एक बार, एक विमा, दूसरी विमा और तीसरी विमा। बात समझ में आ रही है? एक विमा ये, दूसरी विमा ये, और तीसरी विमा जो ये वाली है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए से आप कोई दीवार बना रहे हैं, तो दीवार में क्या करेंगे, ईंटों को, जो उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है यानी इकाई होती है, ईंटों को एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे या फिर उसको ऐसे ही कहीं भी लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, यानी मजदूर क्या करता है कि ईंटों को एक क्रम में व्यवस्थित करता है। कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई दीवार बना रहे हैं तो उसमें जो ईंटें रखी हुई होंगी वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई होती हैं, यानी कह सकते हैं उनका एक क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है। एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अगर हम क्या करें, इसी दीवार में ईंटों को कुछ इस तरीके से लगा दें कि एक के ऊपर एक लगा दें, जैसे ये लग गई, इस तरीके से अगर ईंटों को लगा दें, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वे दीवार ज्यादा ऊंची या ज्यादा लंबी जा सकती है जिसमें ईंटें क्रम से लगी होंगी, है ना। कभी अपने घर में चेक करना, या कभी कोई दीवार बना रहा हो तो चेक करना, ईंटों को लगाने का जो क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं लगाओगे और इस तरीके से लगाओगे तो वो दीवार ना तो ज्यादा ऊंची जाएगी और ना ही ज्यादा लंबी जाएगी। तो बस वही कहना है कि इनकी जो होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। यहाँ जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण कह लो, परमाणु कह लो, आयन कह लो, जो भी होते हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित क्रम होता है। इसी तरीके से अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया था, होती है परास, उसमें भी होती है, लेकिन लघु परासी व्यवस्था होती है। फिर से, लघु परासी व्यवस्था, परास होती है लेकिन छोटी सी, कहीं कहीं तुम्हें परास देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ ये रख दिए अवयवीकरण, तो कुछ अवयवीकरण इस तरीके से होंगे, फिर कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, इस तरीके से। यानी कहीं ना कहीं आपको क्या दिखेगा, थोड़ी बहुत व्यवस्था दिखाई देगी, कुछ कुछ क्या होगा, व्यवस्था दिखाई देगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखो, यहाँ परास बन गई, फिर नीचे को आ गई, फिर ये परास बन गई, फिर ये आ गया, फिर इस तरीके से आपको एक परास मिलेगी, लेकिन लॉन्ग रेंज नहीं मिलेगी, शॉर्ट रेंज में मिलेगी, ठीक है। इसी कारण हम इनको क्या कह देते हैं, इनको कह देते हैं क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस को कह देते हैं आभासी या अतिशीतित द्रव। चलिए इनका हम अंतर देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और उससे सही भी रहेगा कि आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इनका अगर अंतर की बात करें, एक तरफ लिख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए अगर नंबर फर्स्ट पे बात करें तो इसका आकार जैसा मैंने अभी बताया निश्चित ज्यामितीय होती है, यानी इसका जो आकार होगा वो निश्चित होगा और इसका क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। निश्चित ज्यामितीय आकार क्या होते हैं, निश्चित
ज्यामितीय आकार होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में तो देखिए मैंने लिखा है ठोसों के जो गुण होंगे, है ना, उनके आधार पर इनको वर्गीकृत मतलब डिफरेंट किया है, इनमें अंतर किया है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो वर्गीकरण हम किस आधार पर कर रहे हैं, कणों की अवयवी कणों की व्यवस्था में प्रकृति के आधार पर। तो अगर मैं बात करूं पहले आकार की, तो आकार क्या होगा इसका, निश्चित, क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होगा वो होगा निश्चित ज्यामितीय आकार, ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकार। अक्रिस्टलीय ठोस का क्या होगा, अनिश्चित ज्यामितीय आकार, यानी हम इसको असमाकृति भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कहीं कहीं हमें क्या मिलेगी, परास देखने को मिलेगी और कहीं कहीं हमें परास नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आसानी से। सेकंड की बात अगर मैं करूं तो गलनांक, सेकंड पॉइंट क्या है, गलनांक। तो गलनांक को थोड़ा समझ लो, गलनांक क्या होता है, वैसे इनका निश्चित होता है, यानी ये निश्चित टेम्परेचर पर पिघलते हैं, ये निश्चित टेम्परेचर पर पिघलते हैं और ये आपके ताप की एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं, ताप की एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं, ठीक है। ताप की एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो ठोस का जो उदाहरण होता है, उदाहरण होते हैं वो होते हैं जैसे आपका नमक है, धातुएं हैं, ठीक है। ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, नमक, चीनी, धातुएं आदि। एक और ले लो, यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है। अब अगर मैं नमक की बात करूं तो इसका जो टेम्परेचर होता है, नमक का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 801, क्या होता है, सॉरी 800, ठीक है, 801 टेम्परेचर पर ये पिघलता है ना, 801 डिग्री सेल्सियस पर। इसको थोड़ा देख लेना कि ये 801 ही है। तो यहाँ क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस का जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है, यानी ये इसी पर ही पिघलेगा, है ना, पिघलेगा मतलब भाप बनेगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करी जाए, अगर हम इसकी बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण होते हैं रबर, रबड़, रबड़, प्लास्टिक, कांच और या क्वार्ट्ज कांच। दोनों में अंतर है, यहाँ सिर्फ क्वार्ट्ज है और यहाँ क्या है, क्वार्ट्ज कांच है, ठीक है, क्वार्ट्ज कांच है, ध्यान रखना। तो देखो जब आप किसी ठोस को गर्म करेंगे यानी पिघलाएंगे तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसका क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पर वह पिघलता है, जिस पर वह पिघलता है। लेकिन अगर आप रबड़ या प्लास्टिक इनको अगर पिघलाएंगे तो ये क्या होगा, एक परास में पिघलते हैं, एक रेंज में पिघलते हैं, ठीक है। रेंज का मतलब पहले जब आप हीट करेंगे इसको तो पहले ये नर्म पड़ेगा, है ना, फिर थोड़ा और नर्म पड़ेगा, फिर थोड़ा और नर्म पड़ेगा। कहने का मतलब ये है एक कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का कोई भी फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं और ये ताप की एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं। ध्यान दो, ताप की एक परास में धीरे धीरे नर्म पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, सॉरी तीसरा पॉइंट होगा आपका विदलन का गुण, है ना, विदलन का गुण। विदलन का गुण क्या होता है, देखो विदलन का गुण यहाँ लिखा है मैंने, उपस्थित होता है, यहाँ लिखा है अनुपस्थित। होता क्या है विदलन का गुण, तो देखो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम तेज धार वाले औजार से काटें, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम तेज धार वाले औजार से काटें तो उसकी जो सतह है वह चिकनी और सपाट मिलेगी, है ना, चिकनी और सपाट मिलेगी।
उसी का अपोजिट अगर आप क्रिस्टलीय ठोस को किसी भी यानी प्लास्टिक ले लो, कांच ले लो, अगर आप क्या करेंगे तेज धार वाले औजार से काटेंगे तो उसकी सतह छूकर देखना खुरदरी मिलेगी, ठीक है, उस पर कांटे कांटे से दिखाई देंगे। लेकिन अगर किसी ठोस को काट रहे हो आप, लोहा, सोना, चांदी, किसी को भी काट के देख सकते हैं, उसकी सतह जो होगी वो कैसी होगी, चिकनी और सपाट होगी, ठीक है। तो बस यही होता है, अगर जिसकी सतह चिकनी और सपाट है वहां विदलन का गुण क्या होगा, उपस्थित होगा, और जहां खुरदरी मिलेगी वहां विदलन का गुण अनुपस्थित होगा, ठीक है। तो विदलन बस इतनी सी बात है। अगर अब बात करें हम प्रकृति की, है ना, तो प्रकृति जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। प्रकृति में अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी यानी कह सकते हैं काल्पनिक, है ना, एक रियल में ठोस नहीं होते, काल्पनिक, व आभासी या अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्या है, अतिशीतित द्रव क्या है, तो अतिशीतित द्रव की अगर मैं बात करूं तो देखो इनमें क्या होता है, द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है। किसके समान, द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन यह गुण जो होता है वह बहुत ही मध्यम, मतलब कह सकते हैं धीमी गति में होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे पुराने कोई कांच अगर आपको मिल जाए, पुराने कांच या प्लास्टिक के, तो वो उनकी जो नीचे की जो सतह होती है नीचे वाली, वो क्या होगी, आपको ऊपर की अपेक्षा थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी। तो उसके इनमें धीरे धीरे क्या होता है कि बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब आगे बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है आपका दैशिकता। अगला पॉइंट क्या है, दैशिकता। ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इससे पहले हम इसको लास्ट वाले को देख लें, अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। तो देखो अभी मैं ऊपर बता के आई हूँ, अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम कैसा होगा, दीर्घपरासीय व्यवस्था होगी क्रिस्टलीय ठोस में, और अगर क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगी, लघुपरासीय व्यवस्था होगी। यहाँ तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आपको मैं दैशिकता समझाती हूँ। तो दैशिकता में जो आपकी क्रिस्टलीय ठोस है वह विषम दैशिक प्रकृति के हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के हैं। तो दैशिकता को जान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप दैशिकता और देख लें। तो देखो दैशिकता की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलीय ठोस जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो दैशिकता होती क्या है, दैशिकता होती क्या है ये देख लो। देखो जब अगर मैं यहाँ NaCl यानी नमक का क्रिस्टल लूं, NaCl का, तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, NaCl Na अगर मैं यहाँ देखूं अवयवी कणों की बात करें, है ना, तो यहाँ जो अवयवी कण मैंने नमक का उदाहरण ले लिया है, तो कुछ इस प्रकार से होंगे, मैंने अभी बताया व्यवस्थित क्रम। तो देखो यहाँ कोई भी देख लो, जैसे ये आपका Na है तो इसके चारों ओर क्या मिलेगा आपको, Cl मिलेगा, Cl मिलेगा, ठीक है। यहाँ अगर हम किसी मतलब किसी का अगर एग्जाम्पल ले लें, रबड़ या प्लास्टिक, तो इसके जो अवयवी कण है वो कुछ इस प्रकार से बिखरे हुए होंगे, यानी एक फिक्स निश्चित क्रम में नहीं होंगे, ठीक है, फिर निश्चित क्रम में नहीं होंगे, कोई कहीं पड़ा होगा तो कोई कहीं पड़ा होगा। इस तरीके से होंगे। तो देखो दैशिकता का अर्थ क्या होता है, किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में, है ना, किसी भी ठोस में यानी हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर, क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर हमें इसके भौतिक गुण यानी अपवर्तनांक और परावर्तनांक वगैरह जो होते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से आप देखेंगे इसको, तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, NaCl इस तरीके से मिलेगा। अगर हम क्या करें, वही क्या करते हैं, क्रम को चेंज कर दें, यानी अपनी दिशा चेंज कर दें। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, Cl, है ना, इस तरीके से। तो हम कहीं से भी देखेंगे हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर इसके जो भौतिक गुण है वो क्या दिखाई देंगे, भिन्न भिन्न दिखाई
देंगे, इसके जो गुणधर्म है वो हमें भिन्न भिन्न दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे तो तुम कहीं से भी देख लो कुछ समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी जैसी दिखाई देगी, है ना। तो कह सकते हैं हम कि ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग गुण मिलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह समदैशिक प्रकृति के होते हैं। या फिर इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सभा है कहीं, है ना, या फिर हम किसी भी कोई फंक्शन है, फंक्शन में जाते हैं तो एक व्यवस्था है बिल्कुल भसड़ गमारू टाइप, ठीक है, और एक व्यवस्था है एकदम वीआईपी जहाँ सभी चीज़ें क्या हैं एकदम अलग अलग तरीके से व्यवस्थित की गई हैं। तो आप क्या करेंगे, दूर से एक तो उस खिचड़ी को देखना और एक उस क्रम को देखना जो सही क्रम बनाया हुआ है ना, यानी सही व्यवस्थित क्रम में जहाँ चीज़ों को लगाया हुआ है। तो आपको वहाँ हर एक दिशा से देखने पर अलग अलग चीज़ दिखाई देगी जहाँ क्रमिक व्यवस्था है, ठीक है। और अगर आप उस खिचड़ी को देखें तो आप चाहें दक्षिण से देखें या पूर्व से देखें या पश्चिम से देखें, है ना, या उत्तर से देखें, आपको सभी चीज़ें कैसी दिखाई देंगी, एक जैसी दिखाई देंगी। तो अलग अलग अगर व्यवस्था होगी तो क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। और अगर व्यवस्था कैसी होगी, सब कुछ एक जैसा होगा तो क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो इसी आधार पर हम इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय को कहेंगे विषमदैशिक प्रकृति के और अक्रिस्टलीय को कहेंगे समदैशिक प्रकृति के। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।